हरियाणा चुनाव का असर क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी देखने को मिलेगा? हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या राहुल और अखिलेश की दोस्ती में ला देंगे दरार? हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या बदल देंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के समीकरण को? और क्या अखिलेश यादव और यूपी उपचुनाव को लेकर जो बड़ा फैसला उन्होंने 6 सीटों को लेकर किया है, क्या ये बताता है कि वाकई अब कांग्रेस से अलग अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नई तैयारी कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में चर्चा हम जहां हरियाणा चुनाव के आए नतीजों को लेकर कर रहे हैं, तो वहीं बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, तारीख में लगातार देरी हो रही है, लेकिन चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने 6 सीटों को लेकर खेल दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। सर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, तो अखिलेश यादव इस उपचुनाव को इस हिसाब से भी देख रहे हैं कि भैया 27 का यूपी विधानसभा भी चुनाव जीतना है। लेकिन हरियाणा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका कई राज्यों के चुनाव पर फर्क पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो होने वाले, उससे पहले अखिलेश यादव ने जो 6 सीटों को लेकर दांव खेला, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि जब भी आप चुनाव जीतते हैं उसका फर्क पड़ता है, आप चुनाव हारते हैं उसका फर्क पड़ता है। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो सियासी जमीन अब तक मजबूत दिखाई पड़ रही थी, अचानक से वो कमजोर और दरकती हुई नजर आती है। आप जरा गौर करिए कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर संजय राउत का जो बयान निकल कर सामने आता है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने रणनीतिक तौर पर गलती की है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से हैं दिल्ली में, वो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वजह से खुद हारी। हमने तो कहा था कि भाई गठबंधन करिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर एक अलग तरह का माहौल बन रहा है, क्योंकि अभी से ही अखिलेश यादव ने तारीखों का ऐलान हुआ भी नहीं है चुनावों का, उन्होंने 6 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत दबदबा था, कहीं ना कहीं उसमें कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए, हैरानी नहीं होती इस बात को लेकर भी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अति आत्मविश्वास का शिकार होती है, वो उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। आप देखिए जरा, भूपेश बघेल एक कह सकते हैं बुजुर्ग चेहरा, उन्हीं को ट्राई किया जाता है छत्तीसगढ़ में, नतीजा ये होता है कांग्रेस पार्टी हार जाती है। आप राजस्थान में देखिए, अशोक गहलोत के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, नतीजा फिर वही कि कांग्रेस पार्टी हार जाती है। आप जरा देखिए कि जिस तरह से हरियाणा में हमने देखा कि वहाँ पर फिर कह सकते हैं कि हुड्डा के ऊपर दाव लगाया जाता है। हुड्डा ने 90 में से 72 सीटें जो थी वो अपने कह सकते हैं रसूख से बंटवाई, अब उन सब पे हार होती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जो रणनीतिक कह सकते हैं कि जो तौर पे बीजेपी ज़्यादा ताकतवर दिखाई देती है, वहीं कांग्रेस पार्टी वही के ढर्रे पे चलती हुई नजर आती है। आपको मैंने कल भी शायद प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा था कि किस तरह से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं को साइडलाइन करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। आप देखिए जरा, राजस्थान की बात करिए, राजे को किस तरह साइडलाइन कर दिया गया। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान को किस तरह साइडलाइन किया गया, रमन सिंह को आप देखिए छत्तीसगढ़ से कैसे साइडलाइन किया गया। और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में अनिल विज, राव इंद्रजीत जैसे बड़े नेताओं को साइडलाइन करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है उसको लेकर अब मंथन करने का विषय। देखिए, ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो हो हल्ला है, तमाम दलों का जो हो हल्ला है, बार बार इसको लेकर स्पष्टीकरण सामने आ चुका है निर्वाचन आयोग का, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ईवीएम को लेकर रोना, मेरे ख्याल से अब इनसे ऊपर उठना चाहिए इन तमाम दलों को। आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर आप जीतते हैं वहां पर आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, जबकि कांग्रेस पार्टी वहां पर 6 सीटें जीतती है। अगर हम राजस्थान जो हरियाणा की बात करें, कांग्रेस पार्टी 35-36 सीटें वहां पर जीतती है, तो वहां पर लोकतंत्र की एक तरह हत्या जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो मसले हैं उनको उजागर करती है कि भाई तालमेल आपस में है नहीं। आप देखिए शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा कैसे नतीजा आने से पहले और चुनाव के बीच में आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हार की वजह है कि भाई कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति को बेहतर तरीके से सामने नहीं ला पाई और बीजेपी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो अंतर कलह है वो निकलकर सामने आ रही है। अब आप उत्तर प्रदेश की बात देखिए, उपचुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आता है या लगभग जो खबरें आती हैं कि भाई कम से कम 5 सीटें हमें चाहिए। तो यानी कि तालमेल का अभाव जो है वो हर जगह पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर
हम 10 सीटों को देखें जहाँ से जो है बीजेपी चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, लेकिन साथ में सपा भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन सपा ने पहले ही 6 कह सकते सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस पार्टी इसी उसमें रह गई कि भाई 5 पे उतारेंगे तो कोई बातचीत नहीं हो पा रही। अगर सहयोगी दल भी कांग्रेस पार्टी से कटना शुरू कर देंगे तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप देखिए हरियाणा में अगर मिलकर चुनाव लड़े होते, आप देखिए आम आदमी पार्टी लगभग 2.25% या 2% के आसपास कह सकते हैं मत उनके हिस्से में आया है, और बसपा को आप देखिए, INLD को आप देखिए, यानी कि 3-4 छोटे दलों को मिला दिया जाए तकरीबन 6 से 7% वोट आया है इनके हिस्से में। अगर ये कांग्रेस पार्टी से गठबंधन में होते तो यहाँ पर कम से कम 47-48% वोट कांग्रेस के हक में आता और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। लेकिन ये कह देना जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई अखिलेश यादव का यहाँ पर कोई जनाधार नहीं है, जबकि 12% हरियाणा के अंदर यादव वोट बैंक है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीतिक भूल की है, चूक की है, उसका खामियाजा उसको उठाना पड़ा है। और जाहिर बात है कि ऐसे में सिर्फ बीजेपी को कह सकते हैं इन सब चीजों के लिए दोष नहीं दे सकते। आप ईवीएम से लेकर तमाम जो बातें करते हैं उसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर आप रणनीति पर काम नहीं करेंगे तो इस तरह के जो अंजाम है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। जी, और देखिए सर ने बारीकी से ये बताया कि आखिरकार हरियाणा में हार क्यों हुई है कांग्रेस पार्टी की, और यही बात विपक्षी पार्टियां भी कह रही है। इंडी गठबंधन जिसमें तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो शामिल है, और सीधे तौर पर अगर बात करें तो यही कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में हो गई थी, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई, क्योंकि सर राहुल गांधी ने यह कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हरियाणा में करेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मीटिंग्स छोड़कर भागते नजर आए। इसके अलावा हम देख रहे थे कि वो कांग्रेस के साथ ताल से ताल नहीं मिला रहे थे, और हुड्डा के कहने पर ही जो है राहुल गांधी ने फैसला भी किया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। तो क्या हरियाणा में जो हार हुई है वो हुड्डा की वजह से हुई है? देखिए बिल्कुल इसको लेकर कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह का प्रभाव हुड्डा दिखा रहे थे 72 सीटों के ऊपर टिकट का बंटवारा करना, यानी कि आप लगभग 80 सीटों के ऊपर अपने मन मुताबिक प्रत्याशी को उतारते हैं। नतीजा क्या निकल कर आता है? नतीजा निकल कर आता है कि आपकी अपनी बेल्ट की भी सोनीपत की देखिए 6 में 4 सीटें आप हार जाते हैं और तमाम सीटें आप हारते हैं। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास के चक्कर में कहीं ना कहीं जो निर्णय बेहतर होने चाहिए थे वो लेने से चूकी है, और इसका खामियाजा देखिए पार्टी को उठाना पड़ा है। आप 5 साल का इंतजार करना फिर पड़ेगा सत्ता में आने के लिए, और जिस तरह से लगातार जो सियासी जानकार हैं और तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स थे, हम भी खुद लोगों से जो बात की उसमें निकल कर ये आया कि लोगों की जो नाराजगी है बीजेपी से बहुत ज़्यादा है। अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इसके अलावा चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, विनेश फोगाट ने जिस तरह से कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को उठाया, इनके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी अगर हरियाणा में चुनाव हारती है तो ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपना मैनेजमेंट डेवलप नहीं कर पा रही है, लोगों को डेवलप नहीं कर पा रही है, वोट बैंक साध नहीं पा रही है। क्योंकि आप देखिए कि अगर दलों को भी साधा जाता है, यानी कि अगर बीएसपी और आम आदमी पार्टी को ही अपने खेमे के साथ लेकर चलते, 4-4, 5-5 सीटें अगर दोनों को दे देते तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 4 से 5% वोट पड़ जाता, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी या जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बारंबार वही गलती कर रही है, जिसकी वजह से कुछ चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई बेहतर रणनीति बनी होती, राहुल गांधी 3-4 दिन एक्टिव तो रहे, माहौल तो बना, लेकिन देखिए भीड़ आना और वोट देना दोनों में बड़ा अंतर है। और आपने देखा मध्य प्रदेश में भी कि बारंबार जब भी राहुल गांधी जाते थे हुजूम उमड़ पड़ता था भीड़ का, लेकिन वो क्या वोटों में तब्दील हो पाया? तो ऐसे में अब ये समझना पड़ेगा कि देखिए लोग आना एक बात है, लेकिन लोग क्या आपको वोट दे रहे हैं वो अब आपको समझना पड़ेगा। अगर लोग आपको वोट नहीं दे रहे तो फिर आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा राहुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी रही है और अभी भी अगर देखा जाए तो प्रदर्शन कोई बहुत खराब नहीं रहा है। आप देखिए 39% अगर वोट बीजेपी को मिला है तो 39% कांग्रेस को मिला है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस बराबर टक्कर पर आकर खड़ी हुई, लेकिन रणनीतिक चूक के चक्कर में कहीं ना कहीं 8 से 10 सीटें जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने कह सकते हैं बीजेपी को पूरी तरह गिफ्ट कर दिया। इन 8-10 सीटों के ऊपर अगर बेहतर रणनीति बनाई जाती, क्योंकि तकरीबन 10 से 11 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी 3 से 4 हजार वोटों जीती है, तो ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि रणनीति बेहतर ना होने की वजह से कहीं कांग्रेस पार्टी को ये सीटें गंवानी पड़ी है। शैलजा और हुड्डा के बीच में जो लगातार मतभेद देखने को मिले, मंचों से मतभेद देखने को मिले,
चुनाव से पहले लगातार तकरार देखने को मिली। तमाम सारे इंटरव्यूज़ में शैलजा ने ये बात कही कि मेरी हुड्डा से कोई बात नहीं होती, जो प्रभारी उनसे कोई बात नहीं होती, और तमाम तरह की बातें वो करती हुई नजर आती हैं और सीएम पद की दावेदारी पेश कर रही हैं। लेकिन देखिए वो वही कहते हैं कि गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। पहले आप चुनाव तो जीतिए, आप बहुमत में तो आइए, उसके बाद बैठकर बात करिए कौन मुख्यमंत्री बने। लेकिन पहले से ख्याली पुलाव पकाने का मकसद ये हुआ, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आती हुई नजर आ रही थी उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा और 37 सीटों पर एक तरीके से संतोष करके बैठना पड़ा। जी, और देखिए बाकायदा सर ने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार चुनाव में हारी क्यों, और क्या यूपी के ये दो लड़के जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में नया तहलका मचाया था, क्या ये दो लड़के अब अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, और क्या अखिलेश यादव ने अलग राह अपनाकर कांग्रेस पार्टी को क्या दरकिनार कर दिया है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।